They've had their warning. No reason. नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग 125 वर्ष पहले 1919 में लंदन में एक समिति बनाई जाती है। इस समिति को बनाने वाले लंदन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में मुंबई के चीफ जस्टिस बेसिल कॉट, यूनाइटेड प्रोविंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य वर्नेल लोबेट, कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील प्रभाष चंद्र मित्तल और मद्रास के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुमार स्वामी शास्त्री। समिति ने 1919 में इंडिया के लिए जो कानून बनाया उसे ही रॉलेट एक्ट कहते हैं। यह कानून 18 मार्च 1919 को मुंबई में ले आया जाता है। जो कानून इतना ही इनअप्लीकेबल था कि महात्मा गांधी ने इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे तो काला कानून कहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कानून बनाने का कारण दोस्तों यह था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को भारत में असंतोष और विरोध की बढ़ती घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। भारतीय जनता में स्वतंत्रता की मांग बढ़ रही थी और तमाम तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। दोस्तों, दूसरा कारण यह था कि भारतीयों को 1918 में राजनीतिक अधिकार देने का वादा किया गया, लेकिन वास्तविकता में इसका प्रभाव बहुत ही सीमित रहा। इससे जनता में निराशा और असंतोष बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि होने लगी, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति खतरे में पड़ने लगी। लेकिन दोस्तों, जब ब्रिटिश सरकार से पूछा गया तो उसने सुरक्षा का बहाना बनाया और कहा कि रॉलेट एक्ट कानून की जरूरत इसलिए है कि ताकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद के हालात में देश की सुरक्षा और शांति बनी रहे। इसके तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस कानून में प्रावधान लाया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रखेगा और न ही सभा करेगा, समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं किया जाएगा, किसी भी भारतीय महिला और पुरुष पर क्रांतिकारी संदेह होने मात्र से उन्हें 2 वर्ष की कारागार की सजा का प्रावधान किया जाएगा। कोई भी भारतीय किसी भी न्यायालय में क्रांतिकारियों को रिहा कराने के लिए कोई भी अपील नहीं कर सकेगा। इन कानूनों के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का आरंभ करने की घोषणा कर दी है। रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ करने की दोस्तों पहली तिथि जो रखी गई थी वह 31 मार्च 1919 थी, लेकिन कुछ कारणवश इसे परिवर्तित करके 6 अप्रैल 1919 को निर्धारित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में आपातकालीन की घोषणा करके बड़े क्रांतिकारियों को पंजाब में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब का गवर्नर ओडवायर और सेना का प्रमुख जनरल आर डायर को नियुक्त कर दिया गया। रॉलेट सत्याग्रह का पंजाब में नेतृत्व कर रहे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार से स्थान स्थान पर हो रहे सभी रॉलेट सत्याग्रह को असफल कर दिया गया। फिर दोस्तों अगले दिन आती है वह बैसाख की रात्रि, जहाँ रॉलेट कानून के विरोध में गिरफ्तार किए गए भारतीय क्रांतिकारियों को रिहा कराने के उद्देश्य से पंजाब राज्य में अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को रात्रि में 9:30 बजे सभा का आयोजन किया जाता है। लेकिन दोस्तों भारतीय गद्दार हंसराज नामक व्यक्ति ने इसकी गुप्त सूचना गवर्नर ओडवायर को भेज दिया, जिसके आदेश से जनरल आर डायर अपनी सेना लेकर के जलियांवाले बाग को घेर लिया और 30 मिनट के अंदर प्रांगण खाली करने का आदेश दे दिया। 10 लाख उसने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए। परंतु सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 379 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। इस हृदय विदारक घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जनरल आर डायर को ब्रिटिश अखबारों में ब्रिटिश टाइगर की संज्ञा दी गई। जलियांवाले बाग हत्याकांड से दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया। महात्मा गांधी ने कैसर-ए हिंद की उपाधि छोड़ दिया। जमनालाल बजाज ने नवाब खान की उपाधि को वापस लौटा दिया और तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का सदस्य सर शंकरन नायर ने पद से त्यागपत्र दे दिया। जलियांवाले बाग की हत्याकांड के लिए 2 जांच समितियां गठित की गई। पहले समिति हंटर समिति था, जिसके प्रमुख लॉर्ड हंटर थे और इसके सदस्य चमनलाल, सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण थे। इस समिति की रिपोर्ट 1920 में आई कि परिस्थितियों के अनुसार कार्य किया गया, अतः आर डायर दोषी नहीं है। और दूसरा मालवी समिति गठित की गई थी। मालवी समिति के प्रमुख मदन मोहन मालवी थे और इस समिति के सदस्य महात्मा गांधी थे। मालवी समिति की रिपोर्ट के अनुसार जनरल आर डायर को दोषी बताया गया, क्योंकि सभा शांत ढंग से चल रही थी। जनरल आर डायर को दोषी मानकर उसे उसके पद से हटाकर लंदन भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों इस हत्याकांड के लिए वास्तविक जिम्मेदार अगर देखा जाए तो वह माइकल वुडवर्ड था, जिसने हत्या करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया।
यही कारण था कि इससे बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टन हॉल में उसे गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी इस देशभक्ति के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें घटना स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दिया गया। दोस्तों, उधम सिंह को उनकी इस बहादुरी और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के लिए भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्हें शहीद-ए-आजम के रूप में आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका मेंशन करें।